गुड मॉर्निंग। आज एस्टेट की शुरुआत क्लास है और एस्टेट की क्लास 1 से 2 आपकी ऑनलाइन क्लास यूट्यूब पर फ्री है और इस क्लास को ज़रूर ज्वाइन करें। इसमें टीचिंग एपिसोड बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा और जो 50 नंबर का होता है। टीचिंग एपिसोड में आर्ट ऑफ टीचिंग 30 नंबर का है और बाकी आपका जीके, जीएस, ईवीएस, रीजनिंग, मैथ जो है 5-5 नंबर का, 20 नंबर का, टोटल 50 नंबर का टीचिंग एपिसोड होता है। आज जो हम बताने जा रहे हैं वो आर्ट ऑफ टीचिंग, शिक्षण कला, जो 30 नंबर रहेगा और 30 में आराम से आप 26-27 ला सकते हैं। इसलिए ध्यान देके 1 घंटा का क्लास ये ज्वाइन करें और एस्टेट में जो 150 क्वेश्चन एस्टेट की होती है जिसमें 50 टीचिंग एपिसोड होता है, तो 150 में आप महिलाएं जो है 40% यानी 60 नंबर आराम से ला सकते हैं। 25-30 ये लाएंगे और बाकी अपना सब्जेक्ट से लाएंगे, तो इस पर ध्यान देंगे तो आराम से पास कर सकते हैं एस्टेट। आइए देखते हैं आर्ट ऑफ टीचिंग के बारे में, देखें और समझें। शिक्षण की कला यानी इंग्लिश इसका क्या, आर्ट ऑफ टीचिंग। सिलेबस बहुत छोटा है और क्वेश्चन भी 1 लाइनर होते हैं एस्टेट में। ऐसा नहीं क्वेश्चन बहुत ब्रॉड होता है जिस तरह से सीटेट में होता है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, समझ नहीं पाते हैं। यदि इस पर थोड़ा सा भी 1 घंटा आप ध्यान दे लीजिएगा तो 30 नंबर का जो है आर्ट ऑफ टीचिंग, उसमें आप 25 से लेकर के 28 नंबर आराम से ला सकते हैं। इसमें पहला जो टॉपिक है पढ़ना क्या है, शिक्षण और सीखना, टीचिंग एंड लर्निंग। टीचिंग और लर्निंग बेसिक कंसेप्ट है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। आप सीटेट या बीएड जब जिस समय कर रहे होंगे, डीएलएड जिस समय कर रहे होंगे, वहाँ पर भी आपको देखने को मिला होगा, पढ़ने को मिला होगा। अब एस्टेट जो देते हैं वो बीएड किए हुए रहते हैं, वही देते हैं, तो बीएड पढ़ते होंगे तो उस समय आपको शुरुआत में ही पढ़ना होगा। इसका अर्थ क्या है, प्रोसेस क्या है और इसकी कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, विशेषताएं क्या है, ये तीनों आपको बढ़िया से पढ़ना होगा, हम पढ़ाएंगे। शिक्षण उद्देश्य, शिक्षण उद्देश्य जो है ये शिक्षण उद्देश्य ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे आपके क्वेश्चन रहते हैं और बहुत अच्छा क्वेश्चन रहते हैं, हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। स्टेट का जितना ऑनलाइन एग्जाम होता है सब एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। शिक्षण उद्देश्य और अनुदेशात्मक उद्देश्य, अर्थ इसका क्या है, प्रकार क्या है, यहाँ इसका खिलता वर्गीकरण, ये ब्लूम टैक्सोनॉमी का ट्रू हिंदी रूपांतरण है। खिलता वर्गीकरण यानी इसको हम कहेंगे ब्लूम का वर्गीकरण। ब्लूम मीन्स क्या होता है, खिलता, खिलना, लेकिन यहाँ ब्लूम नाम पर है। चलिए आइए, शिक्षण विधि, जो टीचिंग मेथड क्या क्या है उसके बारे में पढ़ना है। विधियों का क्या प्रकार है, कौन कौन से विधि हैं, जैसे इंडक्शन, डिडक्शन, सिंथेसिस, एनालिसिस, ये सब सारी जो विधियां हैं वो आपको पढ़ना, उनकी विशेषताएं पढ़ना है, उनके गुण और दोष के बारे में पढ़ना है। आइए, लेसन प्लान, पाठ योजना। लेसन प्लान आप बीएड कर रहे होंगे उस समय लेसन प्लान किए होंगे और लेसन प्लान के बारे में जानकारी होगी, लेकिन इससे आपके जो क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू होंगे और वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, आराम से बन जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आराम से बन जाएगा। प्रकार, प्रारूप और विभिन्न मॉडल। सूक्ष्म शिक्षण, मैक्रो टीचिंग एवं अनुदेशात्मक विश्लेषण, मैक्रो टीचिंग का इंस्ट्रक्चर, एनालिसिस, ये सारे पढ़ना है। कक्षा का प्रभावी पारिस्थितिकी तंत्र यानी क्लास इकोसिस्टम पढ़ना है। कक्षा कक्ष में क्या क्या
एडमिनिस्ट्रेटिव रूल रेगुलेशन और अन्य तरह की प्रक्रिया होती है, उसके बारे में पढ़ना है। पाठ्य पुस्तक, टेक्स्ट बुक और पुस्तकालय लाइब्रेरी के बारे में पढ़ना है। जो टेक्स्ट बुक है और लाइब्रेरी, उसके बारे में पढ़ना है। शिक्षक के गुण, शिक्षक के क्या क्या गुण होना चाहिए वो पढ़ना है, और क्वेश्चन आते ही हैं। सीखने के लिए मूल्यांकन एवं मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। जब हम किसी बच्चे का डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं तो बिना मूल्यांकन के हुए उसके डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोच सकते हैं, या किसी विषय वस्तु घटना का जब हम डेवलपमेंट देखते हैं तो बिना मूल्यांकन के हुए नहीं हम कह सकते हैं कि इसकी डेवलपमेंट हुई है कि नहीं हुई है। चलिए, सीखने के लिए मूल्यांकन यहाँ सीखने से संबंधित है। पाठचर्या, कैरिकुलम के बारे में पढ़ना है। शिक्षण और सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, टीचिंग और लर्निंग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। तो ज़्यादातर हम देखेंगे आपको जो ध्यान देना है, आपको इवैल्यूएशन पे ध्यान देना है, आपको ब्लूम टैक्सोनॉमी पे ध्यान देना है, आपको लेसन प्लान पे ध्यान देना है, आपको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पे ध्यान देना है, आपको टीचिंग लर्निंग के फैक्टर पर ध्यान देना है, आपको मोटिवेशन पे ध्यान देना है, ये सब आपको ध्यान देना है। लेसन प्लान पे ध्यान देना है। आइए हम समझें कि मूल्यांकन है क्या। मूल्यांकन है क्या? जो हम VVI टॉपिक है, मापन, आकलन, मूल्यांकन। मापन का अर्थ होता है, मापन का जो अर्थ होता है, एक सीमित क्षेत्र में हम मापन का अर्थ को समझते हैं। मापन मीन्स किसी विषय वस्तु घटना को क्या करना, मापना। यानी कोई संख्यात्मक मान हो वहाँ पे, कोई फिक्स डेटा हो वहाँ पे, हम उसको यदि हम परीक्षण करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, मापन। मूल्यांकन एक विस्तृत टर्म है, और मूल्यांकन आप गुणात्मक रूप में करते हैं, और किसी तथ्यों, घटना, वस्तु का जो मूल्यांकन करते हैं तो उससे पता चलता है कि अभी तक कितनी विकास हुई है या इसके तह तक क्या है। बिना मूल्यांकन किए हुए हम किसी विषय वस्तु, व्यक्ति के बारे में हम सही तरीके से पता नहीं कर सकते हैं। आकलन होता है, आकलन कहने का अर्थ है जब हम किसी विषय वस्तु या व्यक्ति का आकलन करना चाहते हैं, एक प्रेजेंट सिनारियो में करते हैं, जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में घटित हो रही है, घटना घटित हो रही है या बच्चे सीख रहे हैं, उसके बारे में तत्काल जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, जो आपके सापेक्ष है, जो आपके वर्तमान समय में आपके इर्द गिर्द है, उसके बारे में हम पता करना चाहते हैं, तो ये क्या होती है, आकलन होती है। जैसे हम कहते हैं कि कोई बगीचा है, तो कोई बगीचा है तो बगीचा में कितने पेड़ हैं। जब हम कितने पेड़ के बारे में बात करना चाहते हैं तो हम कहते हैं वहाँ 50 पेड़ हैं। सही बात है, 50 पेड़ एक क्या है, मापन है, हम मेजर कर रहे हैं, माप रहे हैं, ये सीमित संख्यात्मक माप है। अब जब हम उस बगीचे में 50 पेड़ हैं तो 50 पेड़ से क्या फल आ रहा है, 50 पेड़ कैसा दिखने में लग रहा है, 50 पेड़ का क्या ग्रोथ हो रहा है, 50 पेड़ में क्या चाहिए, ग्रोथ करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, प्रेजेंट सिनेरियो में हम देखना चाहते हैं, तो ये क्या होता है, आकलन होता है। और मूल्यांकन में क्या होता है कि जो 50 पेड़ है उसमें जितने सारे खाद मसाला दिए, ये प्रेजेंट सिनेरियो में जो है टेक्निक, उसको यूज कर करके हम भविष्य में उससे हम कितना कोई भी फल या मूल्य जो प्राप्त करना है, कितना हम प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना मूल्यांकन किए हुए हम उसके डेवलपमेंट के बारे में पता नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप समझ गए होंगे कि मापन, आकलन और मूल्यांकन क्या है इस एक एग्जाम्पल से। आइए हम डिटेल, हम जो पढ़ना है स्टेट में, उसके बारे में समझते हैं। मूल्यांकन, इससे पहले आप समझ लीजिए कि मापन और मूल्यांकन में अंतर क्या है, थोड़ा सा आप समझ लीजिए, आकलन बाद में हम समझाएंगे। आइए, मापन और मूल्यांकन। मापन है क्या, मापन एक साधन है। मापन क्या है, मापन एक साधन है, सॉरी, मापन एक साधन है
साध नहीं है। लेकिन मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन साधन नहीं है, मूल्यांकन एक टेक्निक है। जो क्या होता है, जो क्या होता है, ये हम पिक्चर को देखिए, ये हम पिक्चर को देखेंगे। ये क्या है? आपका मापन है। ये आपका क्या है? आकलन है। और ये आपका क्या है? मूल्यांकन है। यानी मूल्यांकन लास्ट में आता है, पहले हम मापन करते हैं, तब आकलन करते हैं, तब हम मूल्यांकन करते हैं। आइए, मापन एक साधारण शब्द है, मूल्यांकन एक क्या है? टेक्निकल टर्म है। मापन का क्षेत्र सीमित और संकुचित होता है। सही बात है। अभी हम पीछे हम बताएं कि मापन क्या है, एक साधन है, साध नहीं है। क्योंकि एक सोर्स है। किसका सोर्स है? मूल्यांकन का। यदि हमको मूल्यांकन करना रहता है तो मापन जरूर हम करेंगे। मापन का क्षेत्र सीमित है और संकुचित होता है। मूल्यांकन का क्षेत्र क्या है? विस्तृत है। ये ब्रॉड क्षेत्र है, क्योंकि उसमें हम क्या संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों मान का पता लगाते हैं, तो विस्तृत क्षेत्र है। मापन केवल संख्यात्मक होता है, मूल्यांकन संख्यात्मक और क्या होता है? गुणात्मक होता है, जिसे हम वर्णात्मक कहते हैं। दोनों प्रकार का होता है। आइए, मापन में वस्तु कितनी है? अभी एक पेड़ का एग्जाम्पल दिए, मैं बगीचा का एग्जाम्पल दिए, जिसमें बताएं कि कितना पेड़ है, तो कितनी है। मापन में कितनी, मापन में वस्तु कितनी है का उत्तर दिया जाता है। तो क्या बताएं थे? बगीचा में 50 पेड़ है। मूल्यांकन में वस्तु का मूल्य क्या है? हम देखें कि पेड़ से क्या होगा, क्या मतलब भविष्य में क्या इसका डेवलपमेंट है, तो क्या मूल्य मिलेगा, जो देखें। तो मूल्यांकन में वस्तु का मूल्य क्या है का उत्तर आता है। बच्चे के बारे में हम देखना चाहते हैं। मान लिया कि कोई बच्चा राम है या श्याम है, हम कहते हैं कि उसका हमको डेवलपमेंट करना है। तो डेवलपमेंट करना है तो जो सिनारियो में हम जो चीज़ दे रहे हैं, अब प्रेजेंट सिनारियो में जो चीज़ हम दे रहे हैं, आगे भविष्य में वो क्या कर पाएगा। यानी तह तक जाते हैं, विस्तृत अध्ययन करते हैं। ये क्या है? मूल्यांकन है। मापन पाठ वस्तु पर केंद्रित है। जब हम मापन करते हैं तो कोई कैरिकुलम है, उसके परिप्रेक्ष्य में ही करते हैं, एक यानी पाठ वस्तु सीमित है। लेकिन मूल्यांकन क्या है? उद्देश्य केंद्रित है। उद्देश्य केंद्रित कहने का मतलब डेवलपमेंट एक क्षेत्र में नहीं होता है, डेवलपमेंट अनेक क्षेत्र में होता है। और हम हर एक पक्ष पर देखते हैं। बच्चा पढ़ रहा है तो ठीक है, वो आपका कैरिकुलम पाठ वस्तु को सही तरीके से तो पढ़ रहा है, तो उसका जो डेवलपमेंट हुआ है, उसका मानसिक पक्ष का विकास हुआ है कि नहीं, शारीरिक पक्ष का विकास हुआ है कि नहीं, संवेगात्मक पक्ष का विकास हुआ है कि नहीं, बच्चे का जो नैतिक पक्ष है विकसित हुआ है कि नहीं, भाषा पक्ष है विकसित हुआ है कि नहीं। हम एक क्षेत्र में नहीं देखते हैं, हम अनेक क्षेत्र में देखते हैं। यानी जो उद्देश्य रहता है उस पर निर्धारित रहते हैं, निर्धारण करते हैं। तो ये क्या हुआ? मूल्यांकन हुआ। मापन किसी छात्र के संबंध में स्पष्ट धारणा व्यक्त नहीं। मापन में हम किसी बच्चे, व्यक्ति या घटना के बारे में हम स्पष्ट धारणा व्यक्त नहीं कर सकते हैं। जैसे हम कहा 50 पेड़ हैं बगीचा में, तो इससे क्या स्पष्ट धारणा, कंसेप्ट विकसित हो पाती है? नहीं हो पाती है, स्पष्ट जानकारी नहीं हो पाती है। मूल्यांकन के बाद किसी छात्र के संबंध में स्पष्ट धारणा बनाई जा सकती है। लेकिन हम जब कह देते हैं कि 50 पेड़ से, यानी 50 बच्चे से, आपके कक्षा कक्ष में 50 बच्चे हैं, 50 बच्चे से जो मैंने पढ़ा दिया उससे बच्चे 40 या 45 ओवरऑल में 40-45 बच्चे रिजल्ट दे देंगे। यानी स्पष्ट धारणा हमने क्या की? बना ली। तो कब बनेगी स्पष्ट धारणा? कब बनेगी? मूल्यांकन के बाद बनेगी। और मूल्यांकन कब होती है? जब आपका मापन और आकलन हो जाता है, तब मूल्यांकन होता है। मापन किसी भी समय किया जा सकता है। सही बात है, मापन किसी भी समय किया जा सकता है। ये शुरुआती दौर होता है,
ये सीमित क्षेत्र होता है। लेकिन मूल्यांकन मापन के बाद ही किया जाता है। हम मूल्यांकन जाते ही बच्चे का नहीं कर देंगे, गए और जस्ट मूल्यांकन कर दिए। मूल्यांकन ओवरऑल मापन और आकलन हो जाएगा तब मूल्यांकन होगा। तो मूल्यांकन मापन के बाद किया जा सकता है। मापन के लिए किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं होती है। मापन कोई भी कर सकता है, कोई भी जो विशेषज्ञ होगा उसकी कोई जरूरत नहीं होती है। रह भी सकता, नहीं भी रह सकता, कोई भी व्यक्ति कर ले सकता है मापन। लेकिन मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ की जरूरत होती है। बिना स्पेशल जो टेक्निकल टर्म, मूल्यांकन एक टेक्निकल टर्म है, और बिना टेक्नोलॉजी के, बिना स्पेशल व्यक्ति के नहीं हो सकता मूल्यांकन। मूल्यांकन करने के लिए स्पेशलाइजेशन की जरूरत होती है। जिस क्षेत्र में हम मूल्यांकन करने जा रहे हैं इसमें स्पेशल व्यक्ति होना जरूरी है, उसमें टेक्निकल डिवाइस होना जरूरी है, टेक्नोलॉजी होना बहुत जरूरी है। मापन के द्वारा निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षा संभव नहीं है। मापन का पहले ही बताएं कि मापन का क्षेत्र सीमित है, मापन कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तो उसमें निदानात्मक उपचारात्मक जो आपका शिक्षण है, निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण है, मान लिया कि हम बच्चे को मापन कर रहे हैं तो उसमें निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण देना चाह रहे हैं, तो उसमें कैसे देंगे? ये तो मापन की है कि कक्षा में 50 बच्चे हैं, अब तो शुरुआती दौर में ही ये बात बोले, तो इसमें हम क्यों देंगे निदानात्मक और उपचारात्मक? निदानात्मक का अर्थ क्या होता है? बच्चों की कमियों को जानना, बच्चों की कमियों को जानना। उपचारात्मक शिक्षण में क्या होता है? कमियों का निदान करना, कमियों को जानकर निदान करना। यानी कहने का अर्थ क्या हुआ? हम शुरुआत में कक्षा में गए और कहें 50 बच्चे हैं, 50 बच्चे कहने से नहीं ना बच्चे की कमियां जान गए हैं। जब तक बच्चे का हम कक्षा में पढ़ाएंगे नहीं, विषय वस्तु हम पढ़ाएंगे नहीं, फीडबैक लेंगे नहीं, और विषय वस्तु को पढ़ाना, बच्चे के साथ बातचीत करना, ये क्या होता है? आकलन होता है। संवादात्मक प्रक्रिया को अपनाना, कक्षा में बच्चे का फीडबैक लेना, ये आकलन होता है। उसके बाद मूल्यांकन होता है। तो वहाँ पर निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण कहाँ से आएगा? ये निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण जब भी आएगा आकलन के दरमियान आएगा। आकलन करेंगे तब आएगा, या तो मूल्यांकन करेंगे तब आएगा। यानी हम तथ्यों को पढ़ा देंगे, सारे चीज को बता देंगे, उसके बाद हम फीडबैक लेंगे। उसी समय पता चलेगा कि बच्चे कितने सीखे, कितने नहीं सीखे। यदि बच्चे नहीं सीखे हैं तो बच्चे में क्या कमियां रह गई है, तो ये क्या हुआ? निदानात्मक परीक्षण हुआ। जब बच्चों की कमियां रह गई है तो उसके उपचार के लिए हम क्या क्या करेंगे, तो ये क्या हुआ? उपचारात्मक शिक्षण हुआ। और उसी के अनुसार हम क्या देंगे? शिक्षण देंगे। तो उपचारात्मक शिक्षण, निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण जो आएगा वो कहाँ आएगा? मूल्यांकन में आएगा। इस तरह से हम क्या देखते हैं? इस तरह से हम देखते हैं कि मापन, आकलन और मूल्यांकन को जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है? अलग अलग होता है। फर्स्ट मापन होता है, देन आकलन होता है, तब मूल्यांकन होता है। मुझे जितना अभी तक मैं बताई, मुझे लगता है कि आप लोग पूरी तरह से समझ गए होंगे। आइए मूल्यांकन को हम ब्रॉड रूप में समझें। मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन का अर्थ होता है मूल्यों का अंकन करना। मूल्यों का अंकन करना क्या? पैसा कौड़ी का अंकन करना नहीं। मूल्यों का अंकन करना मतलब कि जिसके बारे में, जिस विषय वस्तु, घटना, व्यक्ति के बारे में हम डेवलपमेंट, विकास करने के लिए सोच रहे हैं, यानी जो भी विषय वस्तु, व्यक्ति या घटना है वो अभी तक कितना विकसित हुआ, तो विकसित हुआ है यानी मूल्यों के आधार पर ही हुआ होगा। तो यही है मूल्यांकन का अर्थ। क्या हुआ? मूल्यों का अंकन करना। जो भी इसमें निहित मापदंड है उसका हम क्या करते हैं? अंकन करते हैं। सॉरी। मूल्यांकन अंग्रेजी के इवैल्यूएशन का हिंदी रूपांतरण है। मूल्यांकन का अर्थ होता है शिक्षा और मनोविज्ञान में अधिव्यापन। मूल्यांकन का अर्थ होता है मूल्यों का अंकन करना, और जो शिक्षा मनोविज्ञान में अधिक व्यापक रूप में होता है।
मूल्यांकन का अर्थ होता है मूल्यों का अंकन करना, जो शिक्षा और मनोविज्ञान में अधिक व्यापक होता है। शिक्षा करने का मतलब जब हम शिक्षा देते हैं, बच्चा शिक्षा ग्रहण करता है, अधिगम करता है, तो हम यूं ही नहीं कह देते हैं कि बच्चे में अधिगम हुआ है। बच्चे में अधिगम हुआ है यानी बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन हुआ है, तभी हम कहते हैं अधिगम हुआ है। व्यवहार में परिवर्तन हुआ है यानी हम उसका मूल्यांकन कर लेते हैं, तब पता चलता है कि बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन हुआ है। शिक्षण कहने का अर्थ है सीखने सिखाने की प्रक्रिया। जब टीचर टीचिंग करता है तो पता चल जाता है कि बच्चे में अधिगम हुई है कि नहीं हुई है, और टीचर को खुद पता रहता है कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, क्योंकि कैरिकुलम बेस्ड होता है। जो भी होता है शिक्षण ट्राइपोलर होता है, यानी शिक्षक छात्र और कैरिकुलम तीनों होता है, और वे उद्देश्य केंद्रित होता है। बिना उद्देश्य के टीचर टीचिंग नहीं करेगा और बच्चा लर्निंग नहीं करेगा। आइए, यह आंतरिक दृष्टिकोण के मूल्यों का जांच करता है। जब भी हम मूल्यों की जांच करते हैं तो बाहरी नहीं करते हैं। मूल्यों की जांच करने का मतलब है हुआ कि आंतरिक दृष्टिकोण। अब बच्चे का हम कह रहे हैं बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन हुआ है, यानी उसके इंटरनल जो भी एटीट्यूड है, मनोवृत्ति है, दृष्टिकोण है, हम उसको देखते हैं कि बच्चा जो आया था शुरुआत में और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बच्चे के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया, और धीरे धीरे हम समझते हैं। यानी आंतरिक दृष्टिकोण का हम जब क्या करते हैं, मूल्यों का जांच करते हैं, तब पता चलता है, तो हम कहते हैं कि बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन हुआ है। जो बच्चे को हम पढ़ाएं वो बच्चे अब समझ रहे हैं। मूल्यांकन के बिना विकास संभव नहीं है। सही बात, बार बार हम शुरुआत से कह रहे हैं कि जब भी हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो डेवलपमेंट तो हम कर लेते हैं, तो उसकी हम जांच करते हैं, तो मूल्यांकन के बिना हम नहीं समझ पाते हैं कि उसका डेवलपमेंट हुआ है। मूल्यांकन सदैव उद्देश्यों के अनुरूप होता है। यदि किसी का उद्देश्य नहीं रहेगा तो मूल्यांकन नहीं होगा। मेरी उद्देश्य है कि बच्चों का रिजल्ट हर हालत में होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, मूल्यांकन हमेशा करते रहेंगे। अतः मूल्यांकन और उद्देश्यों के बीच क्या है, घनिष्ठ संबंध है। उद्देश्य होगा तो मूल्यांकन होगा, तभी डेवलपमेंट होगा। बिना उद्देश्य का मूल्यांकन नहीं संभव है। अब हम चलते रास्ता में किसी व्यक्ति का मूल्यांकन कर लेते हैं, क्यों करेंगे, कोई उद्देश्य नहीं है। जब उद्देश्य आपका रहेगा तभी ना आप कीजिएगा मूल्यांकन। तो कक्षा में हम बच्चे के साथ जुड़ते हैं, मेरा उद्देश्य रहता है, कैरिकुलम रहता है। बच्चों को कैरिकुलम, जिस टॉपिक पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, जिस कैरिकुलम पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, बच्चे समझे हैं कि नहीं समझे हैं। चलिए, शिक्षा के क्षेत्र में किसी बालक में किन्हीं उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया है। उद्देश्य का कोई सीमा होनी चाहिए। मैंने ऑब्जेक्टिव तय कर लिया, उसका कोई लिमिटेशन होगा ना। तो किस सीमा तक प्राप्त किया, इसका ज्ञान हमें मूल्यांकन के द्वारा प्राप्त होता है। इसकी जानकारी हमें किसके द्वारा प्राप्त होता है, हम लिमिटेशन कर दिए हैं कि हम उद्देश्य का सीमा मेरा ये है, उसके बाद हमें उसका क्या करते हैं, फीडबैक लेना शुरू करते हैं। तो मूल्यांकन के द्वारा ही पता चलता है। मूल्यांकन प्रक्रिया में कितनी बातों पर ध्यान देना पड़ता है, तो 3 बातें पर ध्यान देना पड़ता है। कौन कौन सी बात पर ध्यान देना पड़ता है, हमने उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किया, यानी उद्देश्य का कोई लिमिटेशन है ना, मेरी कोई ऑब्जेक्टिव्स है ना। सही बात है, हर एक व्यक्ति वस्तु किसी चीज का रहता है। कक्षा में दिए जाने वाले शैक्षिक निर्देश कितने प्रभावकारी है, हमने उद्देश्य का सीमांकन कर दिया, लेकिन ये प्रभावकारी है कि नहीं। प्रभावकारी रहेगा तब ना आगे बढ़ेगा, प्रभावकारी इफेक्टिव रहेगा तब ना बच्चे उसे समझ पाएंगे, तब ना बच्चे अमल कर पाएंगे। तो शैक्षिक निर्देश कितने प्रभावकारी है, शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति कितनी अच्छे ढंग से हुई है। मान लिया कि हमने शैक्षिक निर्देश इफेक्टिव कर लिया, तो बिना टेक्नोलॉजी का प्रभावकारी होगा, नहीं होगा। तो शैक्षिक उद्देश्य की पूर्ति कितनी अच्छे ढंग से हुई है, यानी विभिन्न टेक्नोलॉजी, जैसे मान लिया ऑनलाइन क्लास हम ले रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी डेवलप रहेगा तब ना कितना प्रभावकारी हुआ पता चलेगा। तो सही बात है, शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति कितनी अच्छे ढंग से हुई है। मान लिया टेक्नोलॉजी भी है, टीचर भी है, लेकिन कम्युनिकेशन अच्छी ढंग से नहीं हो पाएगी, तो हो पाएगा नहीं। तो कम्युनिकेशन के लिए चाहिए टीचर भी अटेंशन में हो और स्टूडेंट भी अटेंशन में हो। और ये ऑनलाइन जो है, ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, वो डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है।
डायरेक्ट कब रहता है कि उधर से आप को क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं, इधर से जवाब जा रहा है, इफेक्टिव तब होता है। और यदि एकल प्रोसेस रहता है, जैसे यूट्यूब पर देखते हैं, ये क्या है, एकल है, यानी पहले से आप उस विषय वस्तु के बारे में जानते हैं तब यूट्यूब से आप समझ सकते हैं। तो चलिए जैसे समझना है, मूल्यांकन न केवल शिक्षार्थियों की प्रगति और उपलब्धि को मापता है बल्कि पढ़ाने के लिए उपयोग की जाने वाली, अभी बताए थे ना, शिक्षण सामग्री और विधियों को प्रभावशीलता को भी मापता है। मान लिया कि हम मूल्यांकन करते हैं तो सिर्फ बच्चों का मूल्यांकन करते हैं। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बच्चों का मूल्यांकन करना ही होता है, टीचर का भी मूल्यांकन करना होता है। और टीचर जो टेक्नोलॉजी डेवलप किए हैं, जिसके थ्रू पढ़ा रहे हैं, उसका भी मूल्यांकन करना होता है। शिक्षण सामग्री, क्या वो शिक्षण सामग्री दे रहे हैं, हम जो पढ़ा रहे हैं, क्या स्टेट में वो प्रभावकारी होगा? तो प्रभावकारी के लिए हम क्या किस चीज को समझना चाहते हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है क्या सिलेबस बेस्ड है। स्टेट के तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होना चाहिए, सिलेबस होना चाहिए और एनसीईआरटी एससीईआरटी बुक होना चाहिए, जो आपके सिलेबस, जिससे आपका सिलेबस मिल रहा है। तो ठीक है, शिक्षण सामग्री और विधियों, जो मेथड हम यूज कर रहे हैं, वो क्या होनी चाहिए? इफेक्टिव होनी चाहिए। मूल्यांकन से अधिगम समस्याओं में निदान, उपचारात्मक कार्रवाई और सीखने की वृद्धि होनी चाहिए। साथ ही इससे शिक्षार्थियों में चिंता और तनाव पैदा नहीं होनी चाहिए, यानी चिंता और तनाव नहीं पैदा होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए? दम से प्रफुल्लित। बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हैं, बच्चे टेंशन में हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चे टेंशन में हैं, जो बच्चे सीख रहे हैं बच्चे टेंशन में हैं, यदि हम फीडबैक ले रहे हैं बच्चे टेंशन में हैं, तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। मूल्यांकन विशेष रूप से छात्रों को सीखने का आकलन करने में शामिल निर्णय प्रक्रिया को संदर्भित करता है। अभी बताए थे कि मूल्यांकन में मूल्यों का अंकन होता है, मूल्यांकन के पहले मापन और आकलन होना जरूरी होता है। यही है, छात्रों के सीखने का आकलन करने में शामिल निर्णय प्रक्रिया को क्या करता है? संदर्भित करता है। शिक्षक मूल्यांकन कर रहे हैं जब वे खुद से पूछते हैं कि, यदि शिक्षक मूल्यांकन करता है तो खुद से पूछता है कि मेरे छात्र कैसे हैं। ये टीचर को पता रहता है कि कौन छात्र कैसा है, कौन छात्र अच्छी तरह से अमल कर पा रहा है कि नहीं बातों को, कौन छात्र नेग्लेक्ट कर रहा है आपकी बातों को, कौन छात्र अधूरा समझ रहा है, कौन छात्र अपने घर की ही बात को कर रहा है। ये टीचर को सभी बात को पता रहता है और फीडबैक लेते हैं और फिर अपने दूसरे टेक्निक के द्वारा हर एक बच्चे को, ईच एंड एवरी बच्चे को क्या करते हैं? समझाते हैं, क्योंकि कक्षा कक्ष क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंस है। मेरे शिक्षण तरीके छात्रों को सीखने में कैसे मदद कर रहे हैं? कभी कभी क्या होता है, मुझे पता रहता है कि हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं, मेरी टेक्निक भी बहुत अच्छी है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बच्चे नहीं समझ पाते हैं। कुछ बच्चे समझ पाते हैं, कुछ बच्चे नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि बच्चे कक्षा कक्ष होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। कुछ बच्चे बहुत मेरिटफुल होते हैं, कुछ बच्चे बहुत ही कमजोर होते हैं, और टीचर का काम है कि हर एक बच्चे पर ध्यान देना। अब जो बच्चे कमजोर हैं, आप टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा यूज कर रहे हैं, और जो कमजोर बच्चे हैं उन्हें तो पता नहीं है, तो आपको जो भी देना है हर एक बच्चे को बेसिक कंसेप्ट को देखते हुए आपको करिकुलम बेस्ड टीचिंग करना है। चलिए, इस प्रकार मूल्यांकन क्रिया में उद्देश्य, अधिगम, अनुभव, उद्देश्य, अधिगम, अनुभव, यानी क्या उद्देश्य है, अधिगम, अनुभव, जो लर्निंग है उससे क्या अनुभव मिला, और व्यवहार में परिवर्तन, जब अनुभव मिलेगा तभी व्यवहार में परिवर्तन होगा। परिवर्तन एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। उद्देश्य, अधिगम, अनुभव और व्यवहार में परिवर्तन एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। अतः तीनों में से एक की भी कमी होती है तो मूल्यांकन प्रक्रिया पूर्ण नहीं होता है। मान लिया कि हम उद्देश्य निर्धारित कर लिए कि किस सीमा तक उद्देश्य है, अब उद्देश्य, अधिगम, अनुभव आया ही नहीं, बच्चा अधिगम किया ही नहीं, अनुभव लिया ही नहीं, तो व्यवहार में परिवर्तन होगा नहीं। इनमें से कोई भी एक यदि खत्म हो जाएगा, कमी हो जाएगा, तो कभी भी मूल्यांकन प्रक्रिया सक्सेस नहीं होगा। और ये देखिए, ये पिक्चर हम दर्शाए हैं,
ये पिक्चर के द्वारा हम समझेंगे ये क्या है, प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन है, मूल्यांकन प्रक्रिया है। ऑब्जेक्टिव्स पहले हम क्या देंगे, ऑब्जेक्टिव्स पर ध्यान देंगे, उसके बाद हम क्या देंगे, अनुभव देखेंगे, अधिगम अनुभव, लर्निंग एक्सपीरियंस, जो हम पढ़ाएं। मेरा उद्देश्य केंद्रित है कार्यकुलम को हम पढ़ाएं तो बच्चे क्या अधिगम किए, उससे क्या अनुभव लिए, और इसकी जानकारी किसके द्वारा हम करेंगे, मूल्यांकन विधि द्वारा करेंगे, विभिन्न टेक्निक द्वारा हम क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। तब प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन क्या होगा, क्लियर होगा। आइए एक एक ध्यान देते हैं। उद्देश्य, इसको डिटेल करते हैं इस चित्र को। बालक की सामाजिक स्थिति, हम उद्देश्य में क्या देखते हैं, बालक की क्या सामाजिक स्थिति है। कक्षा कक्ष में बहुत सारे समाज के लोग रहते हैं, समाज के बच्चे लोग रहते हैं, इसकी क्या सामाजिक स्थिति है, विषय वस्तु की क्या प्रकृति है, और शैक्षिक स्तर को ध्यान में रखकर हम क्या करते हैं, उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं। उद्देश्यों को परिभाषित करने में विषय वस्तु और व्यवहार परिवर्तन दोनों को समान रूप से महत्व देना क्या है, आवश्यक है। यानी जब हम उद्देश्यों को परिभाषित करते हैं तो विषय वस्तु और व्यवहार परिवर्तन दोनों को हम क्या करते हैं, समान रूप से महत्व देते हैं। आइए अधिगम अनुभव। अधिगम अनुभव में हम क्या देखते हैं, अधिगम अनुभव से तात्पर्य एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण करना है जिसमें बालक वांछित क्रिया कर सके। वांछित क्रिया यानी जो सही है वो क्रिया करेगा, उद्देश्यों के अनुसार प्रतिक्रिया व्यक्त कर सके। यानी जो बच्चे को चाहिए वही टीचर देगा और उसके अनुसार बच्चे रिस्पांस देंगे, तभी हम जानेंगे कि बच्चे में अधिगम अनुभव हुई है कि नहीं हुई है। आइए मूल्यांकन विधि। मूल्यांकन विधि कहने का मतलब है हम जब देख रहे हैं कि बच्चे में अधिगम अनुभव हुई है तो इसकी मूल्यांकन विधि विभिन्न टेक्नोलॉजी के द्वारा देखेंगे। तो विभिन्न टेक्नोलॉजी में क्या है, परीक्षण प्रक्रियाएं, टेस्टिंग प्रोसीजर है। दूसरा स्वयं आलेख उपकरण है, सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक है। तीसरा निरीक्षात्मक उपकरण है, ऑब्जर्वेशनल टेक्निक है। और चौथा प्रक्षेपी विधियां है, प्रोजेक्टिव टेक्निक है। ये चारों के द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा हम किसी बच्चे का क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। आज इतना ही मापन, मूल्यांकन और सिलेबस को देखे हैं, और नेक्स्ट डे हम क्या देखेंगे, आकलन को देखेंगे। और आकलन में हम विशेष रूप से देखेंगे और यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है, इसलिए सारी बातों को ध्यान में रखते हुए प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को देखते हुए इसे समझने की कोशिश कीजिएगा और आपका 1-2 नंबर पक्का है स्टेट में। धन्यवाद।